जय हिंद साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ वर्णमाला। वर्णमाला पे चर्चा करते हैं कि वर्णमाला को हमें किस तरह से सीखना है। पढ़ी तो सबने है बचपन से, ठीक, किस तरह से सीखना है, गलत ना हो। हमारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में, पुलिस में, लेखपाल में, इन सभी में वर्णमाला की अच्छी डिमांड रहती है। और क्या होता है, वर्णमाला के 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो वर्णमाला पे चर्चा कर लेते हैं भाई। वर्णमाला में बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला की वर्णमाला क्यों कहा गया इसे? वर्णमाला क्यों कहा गया है? क्या गोल गोल है क्या? इस तरह से गोल गोल बनी हुई है वर्णमाला? ऐसा तो है नहीं। वर्णमाला का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी अगर माला बनाते हैं जब हम, तो यहाँ पर कहीं गुलाब के फूल हैं, कहीं गेंदा के फूल, एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है, व्यवस्थित होता है, तब वो माला अच्छी लगती है। इसी तरह से वर्णों की भी माला तभी अच्छी लगती है एक सुव्यवस्थित क्रम में रखे हों वर्ण। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? वर्णमाला की मैंने बता दिया है कि वर्णों का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन। वर्णों का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। बताओ, अगर बात की जाए वर्ण और अक्षर, आपने सुना है कभी? वर्ण और अक्षर दोनों में अंतर होता है भाई। वर्ण और अक्षर, यहां पे बात करते हैं। वर्ण का मतलब होता है, वर्ण का मतलब होता है कि जिनका खंड ना किया जा सके, जिनका खंड ना किया जा सके, किया जा सके, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, अक्षर माने, आ माने क्या होता है? नहीं, और क्षर माने नष्ट होना। जिनको नष्ट ना किया जा सके। अक्षर को तोड़ा जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता है। कह सकते हैं जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको खत्म नहीं किया जा सकता। तोड़ा तो जा सकता है, नहीं किया जा सकता। बताओ, मैंने कहा वर्ण का मतलब होता है कि जब किसी भी व्यंजन में हलंत के साथ लिखा हो, वो वर्ण कहलाता है। यहाँ पर जो स्वर के साथ व्यंजन लिखा हो वो अक्षर कहलाता है। स्वर के साथ लिखा है, अब यहीं को, इसको हम जब तोड़ देते हैं, का में हलंत लगा देते हैं और आ बना देते हैं, तब ये अब क्या बन जाता है? जाकर के ये वाला, ये वर्ण बन जाता है और ये अक्षर हो जाए है। बताओ, कोई समस्या है? ये अक्षर है। अब बात करते हैं किसकी? वर्णों को किसने कितने कितने बताए हैं? किसने किसने कितने कितने बताए हैं वर्णों को? अच्छा, बात की जाए, कोई कहता है 52 होते हैं वर्ण, ठीक है, कोई कहता है 46 होते हैं वर्ण,
बताओ। कोई कहता है 44 होते हैं वर्ड, लेकिन होते तो 52 ही प्रॉपर, सब जानते हैं 52 होते हैं। सही ये भी किए जाते हैं, सही ये भी किए जाते हैं। बताओ। ये क्या होता है कि कभी भी वर्ड को इस तरह से नहीं पढ़ते हैं। वर्णमाला में हम कहते हैं कि वर्णमाला में गुरु कामता प्रसाद ने वर्णों की संख्या कितनी बताई है? 52। गुरु कामता प्रसाद जी ने गुरु कामता प्रसाद जी ने कामता प्रसाद जी ने वर्णों की संख्या कितनी बता दी? गुरु कामता प्रसाद जी ने वर्णों की संख्या यहां पर कितनी बताएंगे? 11 + 35 बराबर कितनी हो गई? 11 क्या है? ये स्वर हैं। बताओ भाई, 11 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं? 35 हैं। टोटल कितने हो गए भाई? 46 हो गए। टोटल 46 हो गए। ये किसने बताया? गुरु कामता प्रसाद जी ने। अगला पॉइंट एक और आता है, पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि के अनुसार लिपि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कितनी है भाई? 52 है। 52 कैसे है? यहां पर बताया जाता है कि 13 + 39, ये 13 + 39, ये 52 बताई जाती है। एक पॉइंट और पूछा जाता है, यहां पर पूछा जाता है कि संयुक्ताक्षरों को छोड़कर वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? संयुक्ताक्षरों को छोड़कर को छोड़कर वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है भैया? बताओ। यहाँ पर 11 + 33 आपने सुना है 44। इनका अध्ययन सबसे ज्यादा किया जाता है भाई। 44 वर्ड होते हैं, है ना? ये 44 होते हैं। बात की जाए, जब 44 होते हैं, हम करते अध्ययन 52 का है। 52 जो जितने भी चिन्ह बने हैं वर्णमाला में, उन सब का अध्ययन करते हैं, तब 52 होते हैं जाकर के, संयुक्त अक्षरों को शामिल करने के बाद भी। द्विगुण व्यंजन को भी शामिल कर लेते हैं उसके बाद में। अब बात करते हैं कि वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। देखो, वर्णमाला में कुल स्वर, कुल व्यंजन। यहाँ पर वर्णमाला को दो भागों में बांट देते हैं। एक तरफ लिखते हैं स्वर, एक तरफ लिखते हैं व्यंजन। बताओ। स्वर जो होते हैं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांट लो इस तरह से। यहाँ पे लिखो स्वर और यहाँ लिखो कुल स्वर। अच्छा, कुल स्वर की बात की जाती है तो 13 आ जाते हैं।
यहाँ पर स्वर होते हैं कितने? 11। जब 11 होते हैं, इसी में आते हैं मूल स्वर। स्वरों में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। छोटा आ यहां लिख लेते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। बताओ, ये रहे मूल स्वर। ठीक है, अब आते हैं कुल स्वर 13 और स्वर पूछा जाए सिर्फ 11। अब जो 2 होते हैं वो कौन होते हैं? ये जो 2 होते हैं ये अयोगवाह अंगाह कहलाता है। अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब होता है अंग आहा। अंग आहा, इसका मतलब जानते हैं? बिना तरीका लोटा, जो कहीं टिकने को नहीं। इधर गया तो इधर गया, उधर गया तो उधर गया, कोई मतलब नहीं उसे। ये अयोगवाह वही काम करते हैं। कभी तो व्यंजन की जगह आ जाते हैं, कभी स्वर का काम कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं भैया? व्यंजन को 2 भागों में बांटते हैं। यहां पर होते हैं मूल व्यंजन कितने होते हैं? इसको लिखते हैं 33। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 39। 39। बात करते हैं 33 और 39। ठीक है, अब बात हम करेंगे स्वरों की। किसकी? सिर्फ स्वर का अध्ययन करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब सिर्फ स्वर का अध्ययन किया जाएगा। स्वर में क्या होता है, हम बात करते हैं कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ संयुक्त कौन कौन से हैं, तो इन पे चर्चा करते हैं। क्या होगा? यहाँ पर बात करते हैं स्वर की परिभाषा, बात कर ली जाए। स्वर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा होती है कि जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं जो वर्ड स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं स्वर कहलाते हैं। कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। बात की जाए कि स्वरों में, अब हम स्वर की बात करेंगे। हम पढ़ते हैं जीव के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? जीव के आधार पर स्वर। जीव के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है भैया? 3 भागों में बांटा गया है। जीव के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर में कुल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ई ई, ई ई, ए, री। इसे जब बोलेंगे जीभ आगे की तरफ टच होती, आगे की तरफ। ई ई, ई ई, ए
रिरी। आ, छोटा आ, कौन सा? छोटा आ। और पश्च स्वर में कौन कौन सा आता है? पश्च स्वर में आते हैं, बाकी बड़ा आ जाता है, ऊ आ जाता है, ओ ओ आ जाता है, ओ आ जाता है। फिर उसके बाद एक आगत स्वर होता है आ, ऑनलाइन नहीं, जिसे कहते हैं डॉक्टर जो लगाते हैं ऊपर। बताओ कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसे नहीं जोड़ेंगे, ठीक है? 11 हो गए। बात करते हैं अब हम ओष्ठ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। ओष्ठ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, बताओ। ओष्ठ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? आधार पर स्वर 2 भागों में। कौन कौन से? एक होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार, वृत्तमुखी या वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर। एक अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। बताओ, वृत्ताकार स्वर की बात करते हैं जब हम, तो यहां पर उ गोल ओंठ हो रहे होंगे। ओंठ का गोल होना वृत्ताकार स्वर कहलाता है। ओंठ का गोल होना, इसी तरह से गोल हो पाएंगे, बिल्कुल इस तरह से नहीं हो पाएंगे जाके गोल, ठीक है? ओंठ का गोल होना वृत्ताकार स्वर कहलाता है। उ ओ औ, ठीक। अब अवृत्ताकार में बचे हुए इसी में आ जाएंगे। अवृत्ताकार में कौन कौन से आएंगे? छोटा आ, बड़ा आ, ई, री, ए। बताओ, हो गए ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 हो गए पूरे। ये रहा। कोई समस्या है? अब बात करते हैं जीव के आधार पर हो ही गए हैं, ओष्ठ के आधार पर हो गए हैं। अब आते हैं हम किसके? मुख के आधार पर स्वर। मुख के आधार पर स्वर, मुख के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर। मुख के आधार पर स्वरों को किस तरह से बांटा जाता है? मैंने कहा कि जब हम मुख ज्यादा खोल लें विव्रत मुखी, मुख ज्यादा खुल जाए विव्रत मुखी, और मुख आधा खुल जाए अर्धविव्रत, मुख आधे से और कम खुले अर्ध समृत कहलाता है, और बिल्कुल ना के बराबर मुख खुले समृत कहलाता है। समृत माने बिल्कुल शांत प्रिय, एकदम थोड़ा सा खुला हुआ, जरा सा, ठीक है? इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है विव्रत मुखी, विव्रत मुखी। एक होता है अर्धविव्रत, एक होता है समृत, फिर होता है अर्ध समृत। या ऊपर नीचे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से यूं इसलिए लिख रहे हैं, बल्कि ये पहले होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए। इसलिए लिख रहे हैं
क्योंकि ये याद करने में ज्यादा आसान रहता है। अर्ध समृत। मुख कहेंगे कि मुख जिसमें पूरा खुला हो, मुख जिन वर्णों को स्वरों को उच्चारित करते समय मुख पूरा खुल जाए उसे क्या कहते हैं? विव्रत मुखी। मुख पूरा खुला हो, कौन सा आता है भैया? बड़ा आ जब बोलेंगे बड़ा आ तो मुख पूरा खुल जाता है। इसमें मुख आधा खुला हो, मुख आधा खुला हो, मुख आधा खुला हो, यहां पे बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि कौन कौन से आ जाएंगे? छोटा आ इसमें आ जाएगा, आ बोलोगे छोटा आ, बड़ा आ बोलते समय ज्यादा मुख खुलेगा, छोटा आ बोलते समय कम मुख खुलेगा, इसकी अपेक्षा इसमें कम खुलेगा। फिर ए और औ, ये रहा। अब आते हैं समृत में क्या होता है? मुख ना के बराबर खुला हो, मुख ना के बराबर खुला हो, ना के बराबर खुला हो, खुला हो। इसमें कौन कौन से आते हैं? ई और ए, ई उ री, ई उ और री। ठीक, अब बचा कौन सा है? इसमें बचा अर्ध समृत में, अर्ध समृत में बचा है ए और ओ, ये बचे हैं भाई। गिन लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे हो गए ना? 11 हो गए। यही है, यही तरीका है इसका। जब बोलेंगे, जब विव्रत में पूरा मुख खुलेगा तो बड़ा आ बोलते समय खुलेगा पूरा मुख, मुख आधा खुलेगा, छोटा आ बोलेंगे, अ बोलेंगे, औ बोलेंगे, अ औ, ठीक है, और आ। ठीक है, अब समृत की बात करते हैं। ई समृत में मुख ना के बराबर खुला हो, खुला हो, थोड़ा खुला हो, ई और उ री। और इसके बाद अर्ध समृत में मुख आधे से थोड़ा कम खुला हो, इसमें क्या होता है? ए आता है और ओ आता है, ए ओ। ठीक है, अब बात करते हैं कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं संयुक्त स्वर कौन है और दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर कितने हैं? कुल मिला के दीर्घ स्वर पहले देखते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? कुल मिलाकर के 7 होते हैं दीर्घ स्वर, 7 4 11। ठीक है, इसमें बड़ा आ जाता है, इसमें बड़ा ऊ आ जाता है, बड़ी ई आ जाती है, उसके बाद में ए आ जाता है, ए आ जाता है, ओ आ जाता है और औ आ जाता है। बताओ, 7 हो गए ना?
हम अब बात करेंगे इनमें से संयुक्त दीर्घ कौन से होते हैं। इनमें से संयुक्त दीर्घ कौन से होते हैं? संयुक्त दीर्घ, संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ की बात की जाती है जब, तो हम क्या करते हैं, जैसे आप ये बताओ ये किस किस से मिलकर के बनता है? ये हमेशा छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर के क्या बनती है? ए बनती है। और ए किससे बनती है? छोटा आ ए मिलाकर के ए बनती है। यहाँ पर ओ किससे मिलकर आ प्लस ऊ मिलाकर के ओ बनता है। ठीक, बात की जाए आ प्लस ओ मिलाकर के क्या बनता है? औ बनता है। बताओ कोई समस्या है? ये है संयुक्त दीर्घ। संयुक्त दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर 4 होते हैं। अब बात करते हैं कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है देख लेते हैं। स्वरों को कुल कितने भागों में बांटा गया है? स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? स्वरों को कितने भागों में बांटा गया बताओ। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ह्रस्व, लघु इसी को कहते हैं, लघु विषम स्वर इसी को कहा जाता है। नंबर 2 दीर्घ स्वर, गुरु। अब आते हैं प्लुत। प्लुत प्लुत क्या होता है? प्लुत, प्लुत कोई स्वर नहीं होता है। किसी भी स्वर को प्लुत किया जा सकता है। किसी भी स्वर को प्लुत किया जा सकता है। यहाँ पर जिसमें जिसके जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसमें जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का स्वर एक मात्रा का समय लगता है। कौन कौन से आते हैं भाई बताओ। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक, अब इसकी बात करते हैं जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। जिसको उच्चारण करने में जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। समय लगता है।
ठीक, ये कौन कौन से होते हैं भाई, इसकी बात करते हैं। बाकी जो बचे हुए इसी में आएंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, बताओ 6 1 7 7 4 11। अब प्लुत की बात करते हैं। प्लुत कोई स्वर नहीं होता है। प्लुत किसी भी स्वर का बनाया जा सकता है। प्लुत किसी भी स्वर का किया जा सकता है। यहां लिखो, प्लुत किसी भी स्वर का बनाया जा सकता है। इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। समय लगता है। जैसे मैं लिखता हूं राम, और 3 ऐसे इस तरह से कोष्टक में बने होते हैं। मैं लिखता हूं राम, राम खींच के जब हम बोलते हैं राम, ठीक है, तो यहां पर प्लुत का प्रयोग किया जाता है। बताएं भाई, ये रहा। व्यंजन की चर्चा अगले दिन करते हैं भाई। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।